हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का, एनसीईआरटी की बुक है ये, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब ये जो आपका चैप्टर है, अब आपने देखा होगा कि आपने 6th क्लास में जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, उसमें भी आपका जो पहला चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है, इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इधर क्या है, ये भी इंट्रोडक्टिव चैप्टर ही है। ओके, तो आप इसमें पढ़ोगे क्या, पूरी बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो, ये आप ये जो चैप्टर है उसको समराइज़ करेगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, ये चैप्टर आपको देगा। अभी देखो कि आप जो आपकी जो 7th की बुक है ना, 7th की बुक में जैसे 6th की बुक में आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, बहुत पुरानी हिस्ट्री पढ़ी। 8th की बुक में आप क्या पढ़ोगे, 8th की बुक में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, नई हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न जो एकदम लेटेस्ट हिस्ट्री है। ठीक है, फिर अभी ना ज़्यादा एंशिएंट ना ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री आप इस क्लास में, इस सेशन में पढ़ोगे। ठीक है, अब क्या करना है अब आपको कि ये जो मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री में आप चेंजेस देखोगे। मतलब एंशिएंट से एकदम से मॉडर्न तो नहीं बन गए ना लोगों ने अपने आइडियाज़ चेंज किए होंगे, अपने बिलीव्स चेंज किए होंगे, अपने प्रैक्टिसेस, कस्टम्स वगैरह चेंज किए होंगे। एंड फिर क्या हुआ, ऐसे धीरे 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 नए नए चेंजेस आए, दूसरे चेंजेस आए। एंड हमारा जो मॉडर्न है, अभी जो मॉडर्न पीरियड है वो चल रहा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है इधर। हाँ, इधर आप फोटोज़ देखो। ठीक है, टेक अ लुक एट मैप 1 and 2। ठीक है, ये मैप 1 है जो आपको ऊपर दिख रहा है, आपके पास भी अपनी बुक होगी। ये मैप 1 है एंड ये क्या है, मैप नंबर 2 है। ठीक है, ये मैप 1 है एंड मैप नंबर 2 है। अभी देखो कि मैप 1 और 2 आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये देखो कि ये किस चीज़ के मैप हैं। जो मैप 1 था वो 1154 CE में एक अरब जोग्राफर एल इदरीसी ने बनाया था। अभी देखो ये जो मैप 1 है, ये ऊपर वाला मैप जो है, ठीक है, ये किसने बनाया था, ये एक अरब जोग्राफर ने अरब जोग्राफर ने बनाया था। जोग्राफर कौन होता है, जो ज्योग्राफी पढ़ता है। ठीक है, अरब जोग्राफर ने, जिसका नाम था एल इदरीसी, उन्होंने 1154 CE में बनाया था ये मैप। ठीक है, मैप वन। ठीक है, दिस सेक्शन प्रोड्यूस एज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम इज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो कि ये जो मैप 1 है ये इंडिया का मैप है। अब आप कह रहे होगे इंडिया का मैप तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडिया का मैप तो हमारा ऐसा टाइप कुछ होता है, मतलब मैंने भी ठीक नहीं बनाया, प्रॉपर नहीं है, पर ड्राइंग में आप समझ जाओ। ठीक है, इंडिया का मैप हमारा ऐसे कुछ है, ट्राइंगल सी शेप है। पर ये क्या है, इन्होंने क्या किया, उल्टा मैप बना दिया। श्रीलंका इधर बना दिया इन्होंने। ठीक है, श्रीलंका को इतना बड़ा सा बना दिया एंड ये जो इंडिया है, इंडिया को उल्टा बना दिया। ठीक है, उन्होंने ऐसे बना दिया, इंडिया यूँ बना दिया। ठीक है, अभी देखो उन्होंने साउथ इंडिया ऊपर बना दिया एंड श्रीलंका ऊपर साउथ इंडिया जो है ऊपर बना दिया एंड जो श्रीलंका है उसको भी ऊपर बना दिया। अभी देखो श्रीलंका जो है इतना बड़ा सा बना दिया इन्होंने एंड हमारी इंडिया जो है वो तो नीचे से यूँ है ना, उन्होंने क्या किया, यूँ ऐसी शेप में बना दिया। ठीक है, तो ऐसी शेप तो गलत है। तो इन्होंने मतलब इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि पास्ट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर टेक्नोलॉजी नहीं थे हमारे पास। ठीक है, तो लोग बस अपने जितना उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसके हिसाब से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने वो बनाया। ओके, क्योंकि काफ़ी पुराना टाइम था ना ये 1154 CE। ठीक है, तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब। दी सेक्शन हाँ, इधर ही हमने पढ़ लिया कि इंडिया का मैप है। मैप 2 जो था वो बनाया गया था 1720s में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर कौन होता है, पर्सन हु मेक्स मैप्स, मतलब एक वो पर्सन जो कि मैप को बनाता है। ठीक है, तो जो मैप 2 है आपको ये जो दिख रहा है, ये जो मैप 2 है ये किसने बनाया था, ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था कब, 1720s में। ठीक है, उस फ्रेंच कार्टोग्राफर का क्या नाम था, नूवे ऑफ गुइलॉम दे इल्स। ओके, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस। मतलब ये जो आपको मैप 2 है, मैप 2 का ये जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है इसमें लिखा हुआ है कि जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये अर्ली 18th सेंचुरी की एटलस से है। ठीक है, जो कि न्यूवे ऑफ गुइलॉम दे इल्स ने बनाया था। अर्ली 18th सेंचुरी का क्या मतलब है कि मतलब जब 18th सेंचुरी एकदम शुरू ही हुई थी। ठीक है, फिर इधर क्या लिखा है, मैप 1 अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द कार्टोग्राफर एल इदरीसी इन दी 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। अभी देखो ये जो मैप 1 है, ठीक है, मैप 1 में क्या है कि जो सेक्शन है वर्ल्ड मैप का, ये वर्ल्ड मैप है एंड उसका थोड़ा सा जो इंडिया का सेक्शन है वो बनाया था जोग्राफर एल इदरीसी ने, अरब जोग्राफर एल इदरीसी ने 12th सेंचुरी में। ठीक है, जो कि इंडियन को सब कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है लैंड से लेकर सी तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ता है।
दी टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया, मतलब ये दोनों सेम एरिया का ही है, इंडिया के ही हैं, पर तब भी देखो कितने डिफरेंट दिख रहे हैं ये, ठीक है। इलिद्रीसी के मैप में आपको दिखेगा साउथ इंडिया, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडिया दिखता है, ठीक है। जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडिया देखते हो वहाँ पे इलिद्रीसी के मैप में आपको साउथ इंडिया दिखेगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के मैप को उल्टा बनाया है। और श्रीलंका जो है वो आइलैंड जो कि हमारे इंडिया के नीचे लोकेटेड है, वो क्या किया उन्होंने इंडिया के ऊपर बना दिया, ठीक है। प्लेस नेम्स है मार्क्ड इन अरेबिक, ठीक है। प्लेसेस के जो नेम्स हैं वो अरेबिक में मार्क्ड हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अरब जियोग्राफर थे तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अरेबिक में लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है कि यहाँ पे जो मैप 2 है, मैप 2 में भी जो फ्रेंच कार्टोग्राफर नूवे ऑफ गुलाम द इल्स ने बनाया था, उन्होंने भी जो प्लेसेस के नेम्स हैं वो फ्रेंच में ही मार्क किए हैं, क्योंकि वो भी फ्रेंच कार्टोग्राफर ही थे। नेक्स्ट है एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश वेल इन द मैप एज कन्नौज। अभी देखो कि जो मैप 1 है, मैप 1 में आपको कुछ जाने पहचाने नेम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ जाने पहचाने नाम यानी मतलब कि जैसे कन्नौज है, कन्नौज क्या है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है, जो कि मैप में कन्नौज स्पेल किया जा रहा है, मतलब मैप में कन्नौज लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। फिर क्या है, मैप 2 जो था वॉज मेड, अब ये वाली जो लाइन थी ना, ये मैप 1 के बारे में थी, कन्नौज वाली, ठीक है। अब यहाँ पे है मैप 2 वॉज नियरली, हाँ अब ये देखो कि जो मैप 2 है वो 600 साल बाद बनाया गया था मैप 1 के, ठीक है। कितने साल बाद, 600 ईयर्स बाद मैप 1 के मैप 2 बनाया गया था। इस पीरियड के दौरान, मिडिवल पीरियड के दौरान जो इन्फॉर्मेशन थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में, सब कॉन्टिनेंट का डाउट जो है कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में सपोज कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है। अब एशिया का जो छोटा सा पार्ट है ना इंडिया, ठीक है, तो इंडिया भी एशिया का पार्ट है। अब ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है एंड नीचे जो है एंड उसका जो पार्ट है वो इंडिया है। एंड जो एक कॉन्टिनेंट होता है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, सब डिवाइडेड होता है कंट्रीज़ में, ठीक है, इसलिए उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है, मतलब छोटा कॉन्टिनेंट, ओके। सब कॉन्टिनेंट मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, एशिया किस में डिवाइडेड है, इंडिया, ठीक है, एंड बाकी सारी अदर कंट्रीज़, रशिया वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसलिए उनको सब कॉन्टिनेंट कहता है। अब ये जो इस पीरियड के दौरान, मिडिवल पीरियड के दौरान जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आई थी, नई नई इन्फॉर्मेशन आई एंड इन्फॉर्मेशन चेंज भी हुई, यानी कि जब मैप 1 बना होगा तो लोगों के दिमाग में इंडिया के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उनको लगा होगा ना जब मैप 1 आया तो उनको यही लगा होगा कि श्रीलंका जो है टॉप पे इंडिया के, ठीक है। फिर जब मैप 2 बना तो लोगों के दिमाग में जो इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन थी वो भी चेंज हुई होगी, ठीक है। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। अब ये देखो कि जो मैप 2 है वो हमारे ज़्यादा फैमिलियर है, मतलब हम उसको ज़्यादा पहचानते हैं मैप 2 को, ठीक है। और जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ यानी कि ये वाले जो सी के पास वाले एरियाज़ है ना, ये वाले, ठीक है, तो ये क्या है, उनको भी मार्क किया हुआ है इन पर्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल, मतलब उनको भी डिटेल तरीके से किया हुआ है मार्क। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोयाजेस। अब ये देखो कि ये जो मैप था मैप 2 वो यूज़ किया जाता था यूरोपियन सेलर्स के, मतलब यूरोप के जो सेलर्स थे ना, मतलब जो शिप वगैरह लेके घूमते थे, एंड मर्चेंट्स मतलब जो सामान वगैरह बेचा करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है, ऑन द वोयाजेस का क्या मतलब है, सफ़र, जर्नी, ठीक है। पे वो ये जो मैप 2 था वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है, क्योंकि हाँ चलिए क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक कंपास वगैरह नहीं होते थे तो वो मैप का यूज़ करते होंगे ना। नेक्स्ट है कि इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन टू डिफर्ड इन द 2 पीरियड्स, मतलब जब मैप 1 बना एंड जब मैप 2 बना तो दोनों अलग अलग टाइम पीरियड थे ना, मतलब ये पहले का टाइम पीरियड था एंड मतलब 600 ईयर्स का गैप है ये, ठीक है। 600 ईयर्स में तो क्या से क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो 2 मैप थे ये दोनों के दोनों मैप जो है डिफरेंट 2 पीरियड्स में बनाए गए थे। एंड जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है, मतलब जिस तरीके से लोग जो है मैप बनाते थे, कार्टोग्राफी का क्या मतलब है, मैप को बनाना, एंड जो मैप बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, ठीक है। तो दोनों पीरियड्स में 600 ईयर्स का जब गैप है तो 600 ईयर्स में कितने सारे चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो ये 600 ईयर्स में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है, मतलब मैप बनाने के तरीके हैं वो भी चेंज हुए, टेक्नोलॉजीज चेंज हुई वगैरह वगैरह चेंज हुई, इसलिए अच्छी तरीके से डिटेल मैप फिर से बनाया गया मैप 2 जो था। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, जब हिस्टोरियंस जो है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं पास्ट में जो लिखे गए थे, ठीक है, मैप्स देखते हैं, पुराने मैप्स, टेक्स्ट देखते हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ें लिखी गई थी पहले के टाइम में पास्ट से, दे हैव टू बी सेंसिटिव इन टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कंटेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस। अब ये देखो जो हिस्टोरियंस जब
टेक्स्ट वगैरह पुराने जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के वो देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो क्या उनको ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइम पीरियड में किस जो है टाइम पर ये चीज़ें बनाई गई थी, किस टाइम पर ये लिखी गई थी। क्योंकि क्या है कि जैसे मैप 1 है तो मैप 1 जो है वो 600 ईयर्स मैप 2 के पहले बनाया गया था, तो कितना ज़्यादा टाइम गैप है। ठीक है, तो लोगों का तब देखने का नज़रिया इंडिया को तब अलग था, ठीक है, अभी अलग है। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और टेक्स्ट जो हैं पास्ट से हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, तो क्या होता है कि उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइम पीरियड में ये जो चीज़ें हैं बनाई गई थी, एंड तब लोगों के सोचने का क्या नज़रिया था। ठीक है, एंड क्यों करना पड़ता है इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज़, मतलब कि ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है कि वर्ड का मीनिंग जैसे टाइम टू टाइम चेंज हुआ। ठीक है, इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। ठीक है, तो ये देखो जब कंटेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैप 1 जो था, मैप 1 में इंडिया के बारे में अलग इन्फॉर्मेशन थी, मैप 2 में इंडिया के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। तो क्या है, जब इन्फॉर्मेशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो लैंग्वेज और क्या मीनिंग्स भी चेंज होता है क्या, तो लैंग्वेज और मीनिंग्स भी चेंज होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। ठीक है, अब ये देखो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जैसे पुराने ज़माने में पूरी की पूरी दुनिया के एक ही लैंग्वेज बोलती थी, नहीं, तो डिफरेंट जगहों से डिफरेंट तरीके के लैंग्वेजेस निकली, इसलिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। ठीक है, विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। ठीक है, जो कि चेंज होती जो पहले चेंज हुई थी एंड आगे भी चेंज होती रही हैं। ठीक है, ये देखो पहले की जो हिंदी थी आपकी, नहीं हिंदी छोड़ो, इधर पर्शियन है। ठीक है, मिडेवल पर्शियन जो है, मतलब मिडेवल पर्शियन जो है, जो बीच के टाइम में बोली जाती थी पर्शियन, वो डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से। मतलब जो जिस टाइम पीरियड को हम इस बुक में पढ़ रहे हैं, मिडेवल पीरियड को, तो मिडेवल पर्शियन जो मिडेवल टाइम में बोली जाती थी वो मॉडर्न पर्शियन से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश है, तो ओल्ड इंग्लिश डिफरेंट है एंड न्यू इंग्लिश भी डिफरेंट है ना। तो ऐसे लैंग्वेज और जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो भी साथ साथ लैंग्वेज के साथ साथ चेंज होता है। इसलिए इधर जो पढ़ा था हमने पैराग्राफ, इसका मतलब क्या है कि ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हैं आप उन्हें पढ़ते हो पास्ट में जो लिखे गए थे, तो उसमें जो मीनिंग है वर्ड्स का वो डिफरेंट हो सकता है। कभी आप कुछ अलग बताना चाहते हो वो, एंड आपको अगर टाइम पीरियड के बारे में पूरा श्योरनेस ना हो तो क्या, मतलब श्योर तो हम पूरा नहीं हो सकते कभी भी, पर क्या है कि अगर आपको पता नहीं कि किस टाइम पीरियड में किस टाइम पर ये जो इन्फॉर्मेशन थी लिखी गई थी, तो आप वर्ड का मीनिंग कुछ और समझ लोगे। ठीक है, तो जैसे इधर मैं यही समझाना चाह रही हूँ, होप आप समझ पा रहे हो कि जो जैसे वर्ड्स और लैंग्वेज जो है वो चेंज हुई, वर्ड्स का मीनिंग चेंज हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई, तो जैसे अगर किसी और टाइम पीरियड में उस वर्ड का मीनिंग कुछ और रहा होगा एंड आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये नए टाइम में लिखी गई थी, तो आप उसका नया मीनिंग ही समझोगे ना। ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड फिर क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न रहेगी कि एंड फिर आपको क्या होगा कि जो पहले के टाइम में वो मतलब लिखना क्या चाहते थे, बोलना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे, एंड आप उसका वर्ड का मीनिंग कुछ और समझ लोगे। इसलिए जो है हिस्टोरियंस को ये बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा देखना पड़ता है कि कौन से टाइम पीरियड में जो कंटेक्स्ट था, जो ये सारी चीज़ें थी लिखी गई थी। ठीक है, जैसे हमने मिडेवल पर्शियन का एग्जाम्पल लिया कि जो मिडेवल पर्शियन है मॉडर्न पर्शियन से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, द डिफरेंट इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, मतलब ये जो पर्शियन मिडेवल और मॉडर्न पर्शियन के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी को लेके नहीं है। मतलब वोकेबलरी मतलब वर्ड्स का मीनिंग, और नहीं, वोकेबलरी मतलब नए नए वर्ड्स का आना। ठीक है, और ग्रामर जो है वही चेंज नहीं हुई बस, पर वर्ड्स का जो मीनिंग है वो भी साथ साथ चेंज हुआ। ठीक है, कैसे चेंज हुआ उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एक टर्म लो हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान जो अभी आप क्या है, हिंदुस्तान आपको पता है ना, इंडिया को बताते हैं हम हिंदुस्तान से। ठीक है, तो एक सिंपल से टर्म लो हिंदुस्तान। ठीक है, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड। अब ये देखो कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान को अभी हम इंडिया के रूप में समझते हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम में क्या है कि हिंदुस्तान को हम इंडिया ही समझते हैं, हिंदुस्तान इक्वल्स टू इंडिया, हम ये समझते हैं। पर पहले के टाइम में क्या होता था, 13th सेंचुरी में
जो हिंदुस्तान टर्म थी वो किसके द्वारा यूज़ करी गई थी, मिनहाज सिराज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। ठीक है, तो मिनहाज सिराज जो था वो 13th सेंचुरी में जो थे, कौन थे, अ क्रॉनिकलर हु रॉट इन पर्शियन, एक क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर कौन होता है, जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखते थे पास्ट में, मतलब पास्ट के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको लिखते थे वो। ठीक है, तो मिनहाज सिराज जो कि एक क्रॉनिकलर थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिखता है, ठीक है, जो कि पर्शियन में लिखते थे, पर्शियन में लिखते थे 13th सेंचुरी के। ठीक है, ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। मतलब वो हिंदुस्तान किसे मानता था, अभी तो हिंदुस्तान हम पूरी की पूरी इंडिया को मानता है, पहले वो क्या कहते थे कि जो पंजाब हरियाणा और जो लैंड है गंगा और यमुना रिवर के बीच का, बस वही हिंदुस्तान है। ठीक है, तो उनका मानना ये था, मतलब जो हिंदुस्तान जो टर्म थी जब 13th सेंचुरी में यूज़ करी गई थी, तो उसका मतलब ये था। ठीक है, पंजाब हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच की ज़मीन है, बस वही है हिंदुस्तान। पहले 13th सेंचुरी में ये माना जाता था। फिर क्या हुआ, ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। ठीक है, उन्होंने ये जो टर्म थी हिंदुस्तान, वो किस वे में यूज़ करी, उन्होंने ये जो टर्म थी वो एक पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करी। पॉलिटिकल मतलब कि एक राजनीतिक सेंस में यूज़ करें, मतलब कि उनका ये मानना था कि जो दिल्ली सुल्तान में जो एरिया आता है, दिल्ली सुल्तान के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान के जो अंडर एरिया आता है, बस वही है हिंदुस्तान। ठीक है, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया, मतलब एक राजनीतिक सेंस में उसको यूज़ किया कि ये जो चीज़, मतलब जो पूरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान दिल्ली सुल्तान के जो अंडर एरिया आता है वही है। ठीक है, ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। अभी देखो कि क्या है कि मिनहाज सिराज ने जो ये लैंड को बस हिंदुस्तान बताया था, तो ये जो लैंड था ये दिल्ली सुल्तान के अंडर आता था। तो ये दिल्ली सुल्तान के अंडर जो एरिया आता था, तो मिनहाज सिराज ने बस इसी एरिए को हिंदुस्तान बताया था। ठीक है, एंड अब क्या है, तो अब तो हम पूरी इंडिया को हिंदुस्तान मानते हैं, पर पहले उन्होंने बस जो दिल्ली सुल्तान के अंडर एरिया आता था, बस उसे ही हिंदुस्तान बताया, जो कि एक पॉलिटिकल, मतलब कि राजनीतिक सेंस में उन्होंने यूज़ किया। मतलब उन्होंने राजनीतिक, यानी कि दिल्ली सुल्तान ने राज किया था ना, तो जहाँ पे उनका राज था, तो पॉलिटिकल सेंस कहलाती है। ठीक है, तो एरियाज इंक्लूडिंग इन द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। बाय कॉन्ट्रास्ट, अभी ये देखो कि ये जो एरियाज है इंक्लूडिंग दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सुल्तानेट, मतलब जब सुल्तानेट जो थी, जब दिल्ली सुल्तान जो था वो हट गया। ठीक है, जब दिल्ली सुल्तान जो था एक्सटेंट हो गया, लुप्त हो गया, तो क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग है वो भी बदल गया, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया किसी और चीज़ पर। ठीक है, पर ये जो टर्म थी, हिंदुस्तान टर्म थी, वो उसने कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अभी तो हम पूरी इंडिया को इंक्लूड करते हैं हिंदुस्तान में, पर क्या था कि पहले के टाइम में, मतलब जैसे पहले के टाइम में ये जो लैंड था, दिल्ली सुल्तान के अंडर का जो लैंड था, तो बस वही माना गया हिंदुस्तान। फिर जब दिल्ली सुल्तान जो थे वो हट गए, जब वो लुप्त हो गए, जब वो ख़त्म हो गए, तो क्या हुआ कि वो जो टर्म थी हिंदुस्तान, वो किसी और सेट पे लगा दी गई कि किसी और चीज़ को हिंदुस्तान, मतलब किसी और पर्टिकुलर एरिया को बताया जाएगा हिंदुस्तान। ठीक है, किस सेंस में यूज़ किया जाएगा हिंदुस्तान वर्ड को, पर जो हिंदुस्तान टर्म है वो कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करती थी, कभी वो साउथ इंडिया को नहीं मिलाती थी। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फॉना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी का क्या मतलब है कि जब 16th सेंचुरी शुरू ही हुई थी। ठीक है, तो उसे कहते हैं अर्ली 16th सेंचुरी में जो बाबर थे, मतलब जो मुगल्स के जो रूलर थे, जो पहले रूलर थे मुगल्स के, वो जो बाबर थे, बाबर ने यूज़ किया टर्म हिंदुस्तान, मतलब जो हिंदुस्तान टर्म थी बाबर ने यूज़ करी थी, ताकि वो इंडिया के जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी मतलब जो फौना है, फौना का क्या मतलब होता है, एनिमल्स। ठीक है, जो मतलब इंडिया की ज्योग्राफी है, मतलब कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट है, कितनी ग्रीनरी है इंडिया में, कितनी ज़्यादा सुंदरता है, कितने नेचर की सुंदरता है, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो ना, तो वही ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हुए एंड फौना मतलब एनिमल्स को इंक्लूड करते हुए जो इंडिया का कल्चर था। ठीक है, जो इंडिया में लोग रहते थे, इनहैबिटेंट्स मतलब जो इंडिया में लोग रहते थे, उनका कल्चर था, इन सब चीज़ों को मिला के उन्होंने इंडिया जो हिंदुस्तान था उसको बताया। ठीक है, मतलब उनका हिंदुस्तान वर्ड से क्या मीनिंग था कि इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का
फॉना, इंडिया के एनिमल्स, इंडिया के लोगों का कल्चर, वो उनके मानने में हिंदुस्तान वर्ड था, ठीक है। एज किसके मानने में? बाबर के मानने में, ठीक है। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे द 14th century poet आमिर खुसराव यूज्ड द वर्ड हिंद, ठीक है। तो अभी आप लेटर इस चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे कि जिस तरीके से बाबर ने ये हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, कुछ इसी तरीके से जो आमिर खुसराव थे, जो कि एक पोइट थे, कौन से ज़माने के? 14th century के पोइट थे। 14th century के जो पोइट थे आमिर खुसराव, उन्होंने भी वर्ड हिंद जो था वो भी कुछ इसी तरीके में, जिस तरीके में बाबर ने यूज़ किया था, कुछ इसी तरीके से उन्होंने वर्ड हिंद भी यूज़ किया था। अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे। वेल, द आइडिया ऑफ ए जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning that we associate with it today। मतलब जो आइडिया था जोग्राफिकल और कल्चरल का, ठीक है, जो कि इंडिया जो है वो एग्जिस्ट करता था, मतलब कि इंडिया जो है, अभी हम उस इंडिया को क्या मानते हैं? इंडिया को हम मानते हैं इंडिया, मतलब इंडिया को हम क्या? भारत, ठीक है। ये जो पूरी कंट्री है हमारी, और उसका जो जोग्राफिकल सेंस और जो कल्चर है उसका, वो है इंडिया जो हम मानते हैं, ठीक है। वो एग्जिस्ट करता था। पर जो टर्म हिंदुस्तान थी वो कभी भी एक पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं कैरी कर पाती थी। मतलब पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल मीनिंग तो उसने दिया था, मिनहाज सिराज ने दिया था पॉलिटिकल मीनिंग, ठीक है, पर नेशनल मीनिंग नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि जो हिंदुस्तान था, जो टर्म हिंदुस्तान था वो कभी साउथ इंडिया पे लागू नहीं हुआ था, ठीक है। हमने अभी पढ़ा, तो साउथ इंडिया पे वो लागू हुआ ही नहीं था, तो नेशनल कहाँ से हो गया? ठीक है, नेशनल का मतलब पूरे नेशन पे, ठीक है, पूरे इंडिया पे, ठीक है। तो कभी भी जो वर्ड हिंदुस्तान है उसने कभी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग जो है नहीं कैरी किया था, जिसको हम अभी उससे एसोसिएट करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान जो वर्ड है, अभी हम उसको एक पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग से जानते हैं, पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, ठीक है। historians today have to be careful about the terms they use because they meant different in the past, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि historians जो है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है उन टर्म्स को यूज़ करते हुए जिनका डिफरेंट मीनिंग था पास्ट में, ठीक है, क्योंकि इनका पास्ट में डिफरेंट मीनिंग था, प्रेजेंट में डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। इसलिए उनको केयरफुल होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। अभी हिंदुस्तान के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अभी हिंदुस्तान एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक सिंपल टर्म फॉरनर ले लो, ठीक है। एक सिंपल से टर्म फॉरनर है ये, तो फॉरनर आपको पता है फॉरनर किसको कहते हैं? जो कि इंडिया के बाहर के जो लोग हैं उनको फॉरनर कहते हैं, ठीक है। आज के टाइम में, पहले के टाइम में फॉरनर कौन हुआ करते थे? पहले के टाइम में फॉरनर थे मिडिवल टाइम में, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जो मिडिवल पीरियड था, मिडिवल पीरियड में एक फॉरनर जो था वो कोई ऐसा स्ट्रेंजर था जो कि एक विलेज में अपीयर हुआ, ठीक है, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, ठीक है। अभी ये देखो कि जैसे एक गिवन विलेज है, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं एंड यहाँ पे 3 लोग रहते हैं सपोज, ठीक है, मतलब होगा नहीं पर ऐसा सोच लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसको वो लोग नहीं जानते, जो उनके विलेज से नहीं है, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आ गया जो उनके विलेज से बिलोंग नहीं करता, जो उनके विलेज का नहीं है, तो वो उसको क्या कहते थे? फॉरनर है ये, ठीक है, वो उसको एक फॉरनर कहते थे क्योंकि वो उनके विलेज का नहीं था। तो मिडिवल टाइम में जो एक फॉरनर उस पर्सन को कहा करते थे जो कि एक गिवन विलेज से, जो कि एक पर्टिकुलर विलेज से बिलोंग नहीं करता था, वो किसी और विलेज से था या किसी और सोसाइटी या कल्चर से था, ठीक है, मतलब उनके यहाँ से नहीं था, उनके सोसाइटी से नहीं था। सोसाइटी समझते हो ना, ठीक है, मतलब उनके जो पूरा ग्रुप था जहाँ पे वो लोग रहते थे उधर का नहीं था एंड उनके कल्चर का नहीं था, उसको वो लोग एक फॉरनर कहते थे, ठीक है, मतलब जो उनके विलेज का नहीं था, जो उनके सोसाइटी का नहीं था, जो उनके कल्चर का नहीं था, उसको वो लोग फॉरनर कहते थे मिडिवल टाइम में। और हिंदी में जो परदेसी टर्म थी उसको यूज़ किया जाता था ऐसे पर्सन के लिए, ठीक है, फॉरेनर को हिंदी में मिडिवल टाइम में परदेसी कहते थे, ठीक है, और पर्शियन में अजनबी, ठीक है, अजनबी तो टर्म हम अभी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अ सिटी डवेलर, अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे एक सिटी डवेलर, ठीक है, मतलब जो पर्सन एक सिटी में रहता है उसे सिटी डवेलर कहते हैं। तो एक सिटी डवेलर जो था देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट डवेलर एज अ फॉरनर, ठीक है। तो अगर एक सिटी डवेलर है, मतलब एक जो पर्सन जो कि सिटी में रहता है, उसने एक फॉरेस्ट में रहने वाले पर्सन को फॉरनर डिक्लेयर किया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनके विलेज का नहीं है, वो उनके साथ सिटी में नहीं रहता, वो अलग फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। तो देखो आप, इजी है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो टर्म
फॉरनर थी, फॉरनर टर्म जो थी, जो मिडिवल पीरियड में उसको यूज़ किया जाता था एक ऐसे पर्सन के लिए, एक ऐसे स्ट्रेंजर के लिए जो कि एक पर्टिकुलर विलेज से बिलोंग नहीं करता था, जो उन लोगों के सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं था, उसको वो फॉरनर कहते थे, ठीक है। एंड अब के टाइम में क्या करता है कि फॉरनर उस पर्सन को कहते हैं जो कि इंडिया के बाहर का है। पर क्या कहते थे कि वो जो मिडिवल पीरियड था, मिडिवल पीरियड में एक फॉरनर उस पर्सन को कहते थे जो उनके गांव का नहीं था, जो उनके विलेज का नहीं था, जो उनके सोसाइटी का नहीं था, जो उनके कल्चर का नहीं था, ठीक है, उसको एक फॉरनर कहते थे। और हिंदी में उस टाइप के पर्सन को परदेसी कहते थे और पर्शियन में अजनबी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, मतलब एक जो पर्सन जो कि एक सिटी से है, ठीक है। ये रेड वाले जो है ये सिटी ड्वेलर है, मतलब जो सिटी में रहता है, एंड ये ब्लू वाले जो है ये एक फॉरेस्ट ड्वेलर है, मतलब जो कि फॉरेस्ट में रहता है। अब ये देखो कि ये जो अभी देखो कि अगर ये जो सिटी ड्वेलर है, सिटी ड्वेलर ने फॉरेस्ट ड्वेलर को एक फॉरनर बोला होगा। क्यों बोला होगा? क्योंकि वो उनके विलेज का नहीं है, ये फॉरेस्ट में रहता है, एंड ये कहाँ पे रहता है? सिटी में रहता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर है इसके लिए सिटी ड्वेलर फॉरनर है, एंड जो सिटी ड्वेलर है उसके लिए फॉरेस्ट ड्वेलर फॉरनर है, ओके। क्योंकि दोनों ही सेम सोसाइटी से नहीं है, दोनों ही सेम कल्चर से नहीं है, दोनों ही सेम विलेज से नहीं है, इसलिए समझे आप, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। एक फॉरेस्ट ड्वेलर जो है उसने इसलिए एक सिटी ड्वेलर जो है उसने इसलिए एक फॉरेस्ट ड्वेलर को एक फॉरनर बताया होगा क्योंकि वो लोग जो है वो सेम विलेज से नहीं है, सेम कल्चर से नहीं है, एंड सेम सोसाइटी से नहीं है। पर वहीं दूसरी ओर दो पीजेंट्स, मतलब जो लोग हैं, मतलब कि दो जो फार्मर्स हैं उनको पीजेंट्स मतलब समझ लो आप, ठीक है। तो जो दो पीजेंट्स थे लिविंग इन द सेम विलेज, मतलब जब दो पर्सन जो हैं जो सेम विलेज में रह रहे हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरनर नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो सेम विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। भले ही उनका डिफरेंट कास्ट या फिर रिलीजियस बैकग्राउंड हो, भले ही वो कहीं अमेरिका से आए हों, भले ही वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई सा भी उनकी कास्ट हो, ठीक है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ठीक है, वैश्य वगैरह कुछ भी हो, पर क्या हो कि वो अगर उनके विलेज का है तो वो फॉरनर नहीं है, ठीक है, समझे आप। तो फॉरनर का मीनिंग आपको समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। चलिए अभी ये जो हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेज है वो हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।